जय हिंद। अभिवादन स्वीकार करिए आकार आईएएस की लर्निंग टीम का। आज हम पेपर 2 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत हम भारत और नेपाल संबंध के बारे में जानेंगे। चूँकि भारत नेपाल संबंध इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं, कारण ये है कि भारत के थल सेना अध्यक्ष इन दिनों 5 दिवसीय यात्रा में नेपाल गए हुए हैं। यूँ तो भारत और नेपाल का रोटी बेटी का संबंध है। भारत और नेपाल का काशी विश्वनाथ से लेके पशुपतिनाथ तक संबंध है, लेकिन इन्हीं रिश्तों के बीच कुछ उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं। कारण कि मुख्य भूमिका में कभी चीन होता है, कभी भूमि सीमा विवाद। तो कैसे हम भारत नेपाल के साथ कैसे संबंध की मधुरता बनाए रखता है या किन आयामों पर हम भारत और नेपाल एक साथ खड़े दिखते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, जो कि आपके पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ भाग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हालिया सुर्खियों में जो भारत नेपाल संबंध बना हुआ है उसका क्या घटनाक्रम है। इस समय भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे नेपाल की सफल यात्रा काठमांडू से शुरू की है और इसमें अग्निवीर योजना के तहत नेपाल के गोरखाओं को भारतीय सेना में शामिल करने का भी मुद्दा उठाया गया है। साथ ही इस यात्रा में भारत और नेपाल ने आपसी हितों के पहलुओं और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की है। उसके साथ भारतीय थल सेना अध्यक्ष ने इस बात की भी पुष्टि की है कि दोनों देशों के रक्षा सहयोग को आपस में मजबूत करेंगे। तो अभी नेपाल के बहुत सारे संगठन को भारत नियंत्रित करता है, संचालित करता है और आप देखेंगे कि नेपाली सेना के बहुत सारे अधिकारियों को भारतीय सेना प्रशिक्षण भी देती है। तो ऐसे में अग्निवीर योजना जो भारत इंडियन आर्मी की एक नई योजना है, उसमें भी वहाँ के युवाओं को शामिल करने की बात की जा रही है। साथ ही हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण बदलाव की, एक महत्वपूर्ण नए आयाम की भारत और नेपाल से संबंधों में, जो तब आया जब नेपाल ने अपनी सबसे बड़ी योजना, सबसे बड़ी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक योजना भारत को हस्तांतरित कर दी। इससे पहले उस योजना का करार उसका चीन के साथ था। उसने चीन से इस योजना को भारत को हस्तांतरित कर दिया और वो योजना है सेती नदी योजना। भारत नेपाल की सेती नदी की 2 परियोजनाओं को विकसित करने के लिए भारत ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और ये योजना जो भारत की है, इसमें नेपाल में जो निवेश होगा वो लगभग $2.4 बिलियन होने की उम्मीद है। और ये दोनों देश, ये जो परियोजनाएं हैं, इसका जो पहल है वो कितने मेगावाट के लिए है? वो है 1200 मेगावाट विद्युत योजना का उत्पादन किया जाएगा। अब चूंकि भारत नेपाल को अपना सिर्फ पड़ोसी ही नहीं मानता, अपना सहयोगी भी मानता है और ऐसे में वो नेपाल से भी इसी तरह की सहयोग की उम्मीद करता आया है जिस तरह से नेपाल कर रहा है। इसी क्रम में हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि अगर ये 2 नए सुधार हमारे साथ हो रहे हैं, नेपाली 2 नए रिश्तों में आ रहे हैं, तो इसका आयाम क्या होगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं उन परंपरागत संबंधों की जो कि नेपाल ने हमारे साथ स्थापित कर रखे। तो जानते हैं भारत और नेपाल के संबंधों की परंपरागत यात्रा क्या रही है। भारत नेपाल की जो समझौते की जो नींव है, नए समझौते का जो प्रारूप है, वो वर्ष 1950 में रखा गया भारत और नेपाल मैत्री संधि के दौरान। इसमें एक दूसरे की संप्रभुता, अखंडता और स्वतंत्रता को पूर्ण सम्मान देने का निर्णय लिया गया। और यह भी साथ में कहा गया कि यदि किसी भी कारण से दोनों देशों में गहरे मतभेद होने की स्थिति बनती है तो दोनों देश एक दूसरे को सबसे पहले सूचित करेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे पहली अगर किसी भी चीज़ की दरकार होती है तो वो होती है बातचीत की।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों में इतनी बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि दोनों देशों के आपसी रिश्ते खराब होने लगते हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि 1950 संधि में कि हम एक दूसरे की संप्रभुता, अखंडता और स्वतंत्रता को पूर्ण सम्मान देंगे और साथ ही दोनों देश से अगर किसी भी बात को लेकर गहरे मतभेद होते हैं तो एक दूसरे को सूचित करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के मानव संसाधनों की नियुक्ति करेंगे। साथ ही नेपाल को आवश्यक सैन्य साजो सामान भारतीय क्षेत्र होते हुए निर्यात करने की स्वतंत्रता होगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो नेपाल की आर्मी है वो अपने साजो सामान, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, लॉजिस्टिक को लाने ले जाने में इंडियन टेरिटरी का यूज कर सकता है। और यदि इतने अच्छे रिश्ते हैं, इतने अच्छे संबंध हैं, तो साथ ही साथ कुछ तनाव के बिंदु भी हैं हमारे और नेपाल के संबंधों में। और उन तनाव के बिंदु का जो मुख्य बिंदु है वो है सीमा विवाद। सीमा विवाद को लेकर हमारे और नेपाल के संबंधों में कुछ तल्खियां रही हैं। और कौन क्या है? वो है सुस्ता तथा काला पानी क्षेत्र का विवाद। आप देखेंगे कि काला पानी क्षेत्र, लिपुलेख क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच में कभी कभी तनाव के बिंदु बन जाते हैं। हालांकि क्योंकि बॉर्डर पूरी तरह से वेल डिफाइन नहीं है, यहाँ पे पूरी तरह से सीमांकन नहीं किया गया है, इसलिए ये तनाव के बिंदु आते हैं। और जब जब इन तनाव के बिंदु का सामना दोनों देश करते हैं तो इसे आपसी बातचीत के हिसाब से, आपसी सहमति के हिसाब से इसका निपटारा कर लेते हैं। नेपाल का रक्षा क्षेत्र में भी बड़ा सहयोगी रहा है। रक्षा के क्षेत्र में नेपाली सेना को भारत द्वारा प्रशिक्षण एवं उपकरण दिया जाता रहा है। ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट बीइंग गिवन बाय इंडिया टू द नेपालीज आर्मी। नेपाल के अधिकारियों को प्रशिक्षण हो, सेना को हथियार हो, इक्विपमेंट्स हो, ये सब भारतीय सेना उपलब्ध कराती है। साथ ही नेपाल हमारे साथ विद्युत क्षेत्र के में भी सहयोगी बना हुआ है और इसके लिए हमने नेपाल से समझौता किया है वर्ष 1971 का पावर एक्सचेंज समझौता। इसके तहत हम एक दूसरे देश को ऊर्जा हस्तांतरण को लेके हम एक दूसरे ने सहमति जताई है। दूसरा है मुजफ्फरपुर ढाल के बाद ट्रांसमिशन लाइन और तीसरा है रक्सौल परवानीपुर ट्रांसमिशन लाइन। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जल संसाधन के क्षेत्र में, वाटर रिसोर्सेज में हमने भी नेपाल के साथ समझौता कर रखा है। जल संसाधन तथा जल विद्युत से संबंधित मुद्दों पर सहयोग के लिए 2008 में एक 3 सदस्यीय द्विपक्षीय तंत्र तैयार किया गया और आप देखेंगे कि 2014 में भारत द्वारा नेपाल की अरुण नदी को $1 बिलियन की लागत वाले जल विद्युत संयंत्र बनाने का समझौता कर दिया गया। साथ ही हमारे और नेपाल के बीच बिजनेस कोऑपरेशन भी है, व्यापारिक सहयोग भी है, ट्रेड रिलेशन भी है, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। हम दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बहुत ही सुगम हैं, बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सहज हैं। उसके अंतर आप देखेंगे कि भारत कंपनियां नेपाल में सबसे बड़ी निवेशक बनी हुई हैं। नेपाल के अंदर अगर कंपनियों का सर्वाधिक निवेश है तो भारतीय कंपनियों का है और उनके नेपाली अर्थव्यवस्था की कुल एफडीआई में जो 40% की हिस्सेदारी है वो भारत की है और लगभग 150 से अधिक भारतीय उपक्रम नेपाल में कार्यरत हैं। कहने का मतलब यह है कि नेपाली अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहीं ना कहीं भारत से मजबूत है। साथ ही यातायात संपर्क में सहयोग, ट्रैफिक कनेक्टिविटी हमारी नेपाल के साथ
बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैफिक कनेक्टिविटी भी है। आप देखेंगे कि जयनगर से लेके और जनकपुर रेलवे लाइन का विस्तार भी भारत ने किया है। साथ ही BBIN एक नेटवर्क बनाया गया जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, ये 4 देश शामिल किए गए और इसके तहत मोटर वाहन समझौता किया गया ताकि एक दूसरे देश में, इन चारों देश में एक आपस में कनेक्टिविटी हो सके। उसके साथ दिल्ली तथा कोलकाता से काठमांडू तक सीधे रेल लाइन लिंक प्रस्तावित की गई है कि मतलब अगर दिल्ली से सीधे नेपाल, कोलकाता से सीधे काठमांडू तक की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाए। उसके साथ यदि संबंध इतने अच्छे हैं तो कुछ अन्य चुनौतियां भी हैं। उन चुनौतियों में विद्यमान है मधेसी तथा थारू जनजातियों की निर्जातीय संबंध। आप देखेंगे कि नेपाल के अंतर्गत एक बहुत बड़ा प्रभाव मधेसियों का है, बहुत बड़ा प्रभाव मधेसियों का देखने को मिलता है। और मधेसी कौन है? मधेसी अर्थात भारतीय मूल के वो लोग जो नेपाल में जाके, नेपाल के तराई क्षेत्रों में जाके बस गए हैं और इनको लेके अक्सर विवाद उठता रहता है, क्योंकि जब भी वहां माओवादी सरकार आती है तो कहीं ना कहीं इन मधेसियों को द्वितीयक दर्जे में रख दिया जाता है। उसके बाद आप देखें और उसी का विरोध आपको देखने को मिलेगा और इन मधेसी समस्याओं को लेकर कई बार भारत और नेपाल संबंधों में भी तल्खियां आती दिखेंगी आपको। उसके बाद आप देखेंगे कि कई बार ऐसा हुआ है कि चीन के प्रभाव में आकर चाइनीज फैक्टर के इंपैक्ट में आकर नेपाल के रिश्ते भारत से थोड़े तल्ख हो जाते हैं। क्योंकि जो नेपाल की जो अवस्थिति है, आप नेपाल की अवस्थिति देखेंगे तो नेपाल बफर स्टेट की तरह है। इधर चीन और दूसरी तरफ भारत। ऐसे में नेपाल के पास दोनों देशों का विकल्प खुला रहता है और चीन हमेशा चाहता है कि वो नेपाल को अपने इन्फ्लुएंस में रखे ताकि रणनीतिक रूप से वो भारत पर दबाव बना सके। लेकिन चूंकि भारत और नेपाल के संबंध इतने सांस्कृतिक, इतने ऐतिहासिक, इतने धार्मिक, इतने मजबूत हैं कि चाइना का ये जो प्रभाव है ये कहीं ना कहीं अपने आप में स्वयं नगण्य हो जाता है। तो आप देखेंगे कि साथ ही जो भारत ने BBIN नेटवर्क बनाया, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल फ्रेमवर्क, इसके अंतर्गत नेपाल पूरी तरह भारत के इस पहल में सहयोगी बना हुआ है और वो हर तरीके से हमको समर्थन कर रहा है। आगे यदि हम और हालिया घटनाक्रम को देखें तो आप देखेंगे कि पेट्रोलियम पाइपलाइन बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक 69 किलोमीटर लंबी पेट्रोलियम लाइन का
परीक्षण के लिए हस्तांतरण किया गया है। साथ ही बिहार के जोगबीन, भारत के बिहार राज्य के जोगबीन और नेपाल के विराटनगर में द्वितीय एकीकृत जांच चौकी का गठन किया गया है। साथ ही चीन और नेपाल ने काठमांडू व तिब्बत क्षेत्र के बीच सभी मौसमी संचालन हेतु सड़क संपर्क मार्ग स्थापित करने हेतु समझौता किया। अब आप देखेंगे कि चीन नेपाल के अंतर्गत काठमांडू क्षेत्र और तिब्बत क्षेत्र के बीच सभी मौसमों में संचालन योग्य सड़क मार्ग संपर्क स्थापित करने हेतु समझौता किया है। लेकिन चूंकि हमारे संबंध इतने प्रगाढ़ हैं नेपाल से, इसकी प्रभावशीलता बहुत ज़्यादा हमारे संबंधों पे नहीं पड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम रहा भारत और नेपाल का संबंध का। चूंकि मनोज पांडे जी इस समय नेपाल की यात्रा पे गए हुए हैं, तो इन दिनों ये सुर्खियों में बना हुआ है। तो इसी तरह हम जितने भी भारत के पड़ोसी राज्य हैं उनके संबंधों को और विस्तार से और विस्तृत प्रारूप से हम चर्चा करेंगे अगली कक्षाओं में। कितना हो?